नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड जिला वाइज हम पढ़ रहे थे और MCQs की फॉर्म में हम इनको रिवीजन कर रहे थे, क्योंकि सारे जिलों को हम पहले ही वन लाइनर के फॉर्म में कवर कर चुके हैं। अगर आपने पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये MCQs वाली सीरीज़ का हमारा आज हम चौथे जिले को कवर करेंगे, जिसमें हम चमोली जनपद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये चौथा नहीं, अभी तक हम 4 जिले पढ़ चुके हैं, आज ये हमारा 5वां जिला है। ठीक है, इससे पहले हम पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल इनको कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैंने चमोली से रिलेटेड 61 इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पे लिया है और इनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चमोली जनपद का गठन कब किया गया था? तो देखिए, चमोली का जो गठन किया गया ये उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, जब जो हमारे ये 3 बड़े सीमांत जिले हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इनके साथ किया गया। इन तीनों का गठन वर्ष 1960 में किया गया था। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए चमोली को किस जिले से काटकर अलग बनाया गया, तो चमोली पहले पौड़ी का ही हिस्सा था, पौड़ी से इसे अलग किया गया 1960 में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चमोली का जो हेडक्वार्टर है ये शुरुआत में कहाँ था? ये चमोली में ही था, लेकिन 1970 की बाढ़ आने के कारण 1970 में चमोली का मुख्यालय कहाँ ले जाया गया? गोपेश्वर ले जाया गया। तो अगर आपको पूछेगा चमोली का मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर में है। कब बनाया गया गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय? 1970 में बनाया गया। ठीक है, और गोपेश्वर उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सड़क मार्ग से औली और जोशीमठ की दूरी कितनी है? तो हम बात करें सड़क मार्ग से औली और जोशीमठ के बीच की दूरी की, तो ये है 15 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर की है? 15 किलोमीटर। लेकिन अगर हम रोपवे की बात करें, क्योंकि औली और जोशीमठ को रोपवे के द्वारा जोड़ा गया है आपस में, तो अगर हम रोपवे के द्वारा जाएं तो ये दूरी है 4.15 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो रोपवे है इसको बनाने की शुरुआत 1983 में हुई थी। ठीक है, इसकी बनाने की शुरुआत कब की गई? 1983 में इसको बनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, रोपवे को, और ये बनकर तैयार हुआ 1993 में। ठीक है, रोपवे कब शुरू किया गया? 93 में इसकी शुरुआत की गई। अगला है, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है? तो चमोली और बागेश्वर को जोड़ने वाला दर्रा आपने बताना है। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, सुंदर डूंगा दर्रा जो है ये चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे अन्य दर्रे दिए गए हैं ऑप्शन में, जैसे लातू धूरा दर्रा, ये किसको जोड़ता है? तो ये चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ श्रृंगकंठ दर्रे की, तो ये हिमाचल प्रदेश को उत्तरकाशी से जोड़ता है। ठीक है, लास्पा दर्रे की अगर मैं बात करूं तो ये चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। प्रश्न में हम बात कर रहे हैं चमोली की, तो चमोली के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कि एक दर्रा है कालंदी दर्रा। ये किसको जोड़ता है? ये चमोली को उत्तरकाशी से जोड़ता है। चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले अगर हम अन्य दर्रों की बात करें, एक तो लातू धूरा है, इसके अलावा बाराहोती हो गया, एक हो गया मारचोक है, एक टोपी धुंगा है। ये सारे दर्रे चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। ठीक है, और चमोली और तिब्बत के बीच भी कुछ दर्रे हैं जो आपको याद करना है, जैसे इंपॉर्टेंट है किंगरी बिंगरी दर्रा है, चोर होती दर्रा, लमलंग दर्रा किसको जोड़ता है? चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है शलशल दर्रा, ये भी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। अगला है, भारत के अंतिम सीमावर्ती गांव माणा को पुराणों में क्या कहा गया है? तो माणा गांव को पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो ये माणा गांव है ये अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर स्थित है। जहां पे अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है उस स्थान को केशव प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चमोली स्थित अत्रि मुनि आश्रम के निकट कौन सी नदी विशाल जलप्रपात के रूप में गिरती है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पर है? ये चमोली जनपद में है, और इस आश्रम के निकट एक नदी है जो बड़ा जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी है? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, बालखिलिया नदी। ठीक है, तो बालखिलिया नदी एक जलप्रपात बनाती है, कहाँ पर? अत्रि मुनि आश्रम, चमोली जनपद में। एक प्रपात और है चमोली में जिसका नाम है वसुंधरा प्रपात। तो वसुंधरा जलप्रपात भी कहाँ पर है? ये चमोली के माणा गांव में स्थित है। ठीक है, माणा के नजदीक।
अगला है राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर हम बात करें तो नंदा देवी पश्चिमी जो है ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 78-17 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है। कॉमेट शिखर ये भी चमोली में है, इसकी ऊंचाई है 1756 मीटर। नंदा देवी पूर्वी इसका भी पूछा जा सकता है, तो इसकी ऊंचाई आपको याद करनी है 74-34 मीटर। ठीक है। माणा की बात करें तो माणा तो आसान है याद रखने के लिए, 72 इसका वो होगा। ठीक है, ऊंचाई है। अन्य कुछ अगर हम शिखरों की बात करें जो चमोली में है, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो किस जनपद में आते हैं, वो चमोली में आते हैं। चौखंबा शिखर चमोली में है, बद्रीनाथ शिखर, त्रिशूल शिखर, हाथी पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा पूछेगा हाथी पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में है, ये चमोली में है। इसके अलावा जेलंग शिखर, गौरी पर्वत और नंदा घुघुटी शिखर जो है वो कहाँ है, ये सभी शिखर हमारे चमोली जनपद में आते हैं। ठीक है। अगला है बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को आदि शंकराचार्य द्वारा किस कुंड से निकाला गया था। तो बद्रीनाथ में जो मूर्ति स्थापित है, मुख्य मूर्ति, उसको वहां पे किसने स्थापित करवाया था, आदि शंकराचार्य ने। किस कुंड से निकाला था, तो ये इन्होंने नारद कुंड से उस मूर्ति को निकाला था। ठीक है। तो जो बद्रीनाथ के अंदर जो मुख्य मूर्ति है वो पहले कहाँ रखी गई थी, वो पहले नारद कुंड में पड़ी हुई थी, उसको वहां से निकाला आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक है। वो जो मूर्ति है उसका कलर कैसा है, अगर आपको पूछा जाए कि बद्रीनाथ धाम की जो मुख्य मूर्ति है उसका कलर कैसा है, तो वो काले रंग की मूर्ति है। ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बद्रीनाथ के ही नज़दीक वहाँ पर हमारे पंचकुंड हैं। ठीक है। पंचकुंड के भी नाम पूछे जाते हैं ना कई बार। तो देखिए, एक कुंड है तप्त कुंड, सत्यपत कुंड, नारद कुंड, मानुषी कुंड। उन 5 कुंडों में 4 कुंड तो यही हैं, 5वां कुंड है त्रिकोण कुंड। ठीक है। इन 5 को आपको याद रखना है, ये 5 मिलाकर पंचकुंड बनाते हैं। प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा पंचकुंड का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है। तो शीतकाल में जो बद्रीनाथ धाम है उसके कपाट बंद हो जाते हैं। नवंबर के तीसरे हफ्ते में दिवाली के टाइम पर इसके कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, दीपावली या भाई दूज के अवसर पर। और तब बद्रीनाथ धाम की जो पूजा होती है ये होती है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला है, बद्रीनाथ मंदिर में कितने भाग हैं। तो अगर हम बद्रीनाथ मंदिर के अगर हम कुल भागों की बात करें तो यहाँ पर 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, सिंहद्वार, गर्भगृह और मंडल। तो 3 भाग हैं बद्रीनाथ मंदिर के। ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको पूछेगा बद्रीनाथ मंदिर के कुछ प्रमुख नाम जो पुराणों में बताए गए हैं, जैसे कि मुक्ति प्रदा किसका नाम है, बद्रीनाथ धाम का है। योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिका आश्रम, नारायण आश्रम, ये सभी नाम किसके हैं, ये बद्रीनाथ मंदिर के सभी पूर्व नाम है। ठीक है, पूर्व नाम है। यहाँ के पुजारियों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ के पुजारियों को रावल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है, निम्न में से पंचधाराओं में शामिल कौन सा है। तो इनमें से आपने बताना है पंचधाराएं, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ के नज़दीक आपके पंचकुंड हैं, पंचधाराएं हैं और पंचशिलाएं हैं। ठीक है। तो आपको 5 याद करने पड़ेंगे, सभी के नाम याद रखने पड़ेंगे। पंचधाराओं में कौन सी शामिल है, तो देखिए इंदु धारा, उर्वशी धारा, कुर्म धारा, ये सभी मिलाकर बनाती हैं पंचधाराएं। ठीक है। ये तीनों के तीनों पंचधारा के हिस्सा हैं। 2 धाराएं और हैं, कौन कौन सी हैं, एक है प्रहलाद धारा और एक है भृगु धारा। तो ये 5 मिलाती हैं, 3 ये और 2 ये। ठीक है, प्रहलाद और भृगु। अगला है, बद्रीनाथ स्थित पंचशिलाओं में शामिल है। तो जैसे हमने पंचधारा पढ़ी, पंचशिला भी है। कौन कौन सी शिलाएं हैं, तो ब्रह्मकपाल शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, ये सभी शिलाएं पंचशिला का हिस्सा हैं। इनके अलावा एक और है, चौथी वो है गरुड़ शिला और 5वीं है नरसिंह शिला। ये 5 मिलकर बनाती है पंचशिला। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान की आधे आकृति की पूजा ये कहाँ पर की जाती है, तो सही उत्तर है भविष्य बद्री में। ठीक है। भविष्य बद्री में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अभी भगवान विष्णु के आदि आकृति है, और जैसे ही कलयुग आएगा, बहुत ज़्यादा कलयुग आएगा, ये मंदिर जो है, जो आदि आकृति है, ये पूरी हो जाएगी और वर्तमान में जहाँ पर अभी बद्रीनाथ धाम है वहाँ की मूर्ति गायब हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आधे आकृति की पूजा होती है। अगर हम बात करें भविष्य बद्री कहाँ पर, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर एक जगह है सुबेन। तो सुबेन नामक जगह पर स्थित है भविष्य बद्री।
अगला है प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है रुद्र महालय मंदिर, जो कि गोपेश्वर में है, और इस मंदिर को बनाया था विदिशा के राजा गणपति नाग ने। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए गणपति नाग ने राज्य के अंदर कौन सा मंदिर बनवाया था, तो रुद्र महल मंदिर, जो कि गोपेश्वर में आता है। ठीक है, और इस मंदिर को कौन सी शैली में बनाया गया है, शैली भी आपको पूछी जा सकती है। तो आप इसको देखिए, जो मैं फैक्ट आपको बताता रहता हूँ आप वन लाइनर के फॉर्म में बनाते रहें, नोट इनको करते रहें। ठीक है, इस मंदिर की शैली है हिमाद्री शैली। ठीक है, और अगर आपको पहले से आते हैं तो आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इससे और ज़्यादा फैक्टों की बात करें इस मंदिर से रिलेटेड, तो ये मंदिर मैंने आपको बताया अभी गणपति नाग ने बनवाया है। इस मंदिर की दीवारों पर 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। 4 में से एक नाम तो गणपति नाग का है, अन्य 3 नाम हैं, एक है स्कंद नाग का, एक है विभु नाग और एक है अंशु नाग। इन चारों के नाम यहाँ पर मिलते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है किसके मिलते हैं। ठीक है, अगला है राज्य में ढोल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करें राज्य के अंदर ढोल संग्रहालय की, तो ये स्थित है गैरसैंण में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। और गढ़वाल और कुमाऊं का जो अगर हम बात करें ज्यामितीय जो हमारा केंद्र है, बिल्कुल ज्योग्राफिक अगर हम सेंटर की बात करें तो वो भी गैरसैंण है। ठीक है, अगला है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने करी थी। तो गैरसैंण को ये कहा गया कि इसको उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाया जाए, ये किस कमेटी ने या किस समिति ने इसकी सिफारिश करी थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कौशिक समिति ने। कौशिक समिति का जब गठन किया गया 1993 में, इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसका गठन इसलिए किया गया था कि क्या आप जाके चेक करें नए राज्य की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो राजधानी कहाँ हो। तो इस समिति ने कहा था राज्य बनाया जाए, ठीक, और राजधानी कहाँ बनाई जाए, गैरसैंण। तो गैरसैंण का समर्थन करने वाली समिति थी कौशिक समिति। एक और प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जब उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना ब्लूप्रिंट जारी किया था 1992 में, तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ घोषित करी थी। तो उन्होंने भी अपनी राजधानी गैरसैंण को ही घोषित किया था। कब किया था, 1992 में, और नाम क्या रखा था इसका, चंद्रनगर इसका नाम रखा था। तो पूछा जा सकता है गैरसैंण का अन्य नाम क्या है, चंद्रनगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है चमोली में आत्मरक्षा कमेटी का गठन कब हुआ था। तो चमोली के अंदर आत्मरक्षा कमेटी, इसका गठन हुआ वर्ष 1942 में, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे कृपाराम मिश्र। ठीक है, अगला है चमोली जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें चमोली के अंदर विधानसभा क्षेत्रों की, तो एरिया के हिसाब से ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, इसका अगर हम कुल एरिया की बात करें 8030 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। लेकिन इसके अंदर विधानसभा की अगर हम सीटों की बात करें तो केवल 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। एक सीट है बद्रीनाथ सीट, एक है कर्णप्रयाग और एक है थराली। ये केवल 3 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें से ये जो थराली विधानसभा सीट है ये आरक्षित विधानसभा सीट है एससी कैटेगरी के लिए। अगला है शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ लगता है। तो शहीद भवानी दत्त जोशी मेला ये थराली में ही लगता है। ठीक है, चमोली के थराली में लगता है। अन्य मेलों की अगर मैं बात करूँ चमोली के अंदर, तो फ्यूला नारायण मेला एक ये लगता है, और बंसी नारायण मेला ये भी चमोली में लगता है। ठीक है, अगला है माणा स्थित प्रसिद्ध पाषाण शिला पुल किस नदी पर बना है। पाषाण शिला पुल जिसको भीम पुल भी कहा जाता है। तो भीम पुल कहाँ पर है, ये चमोली के माणा गांव में है, और कौन सी नदी के ऊपर ये बनाया गया है, तो यह सरस्वती नदी के ऊपर बना है। ठीक है, और सरस्वती और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है, शुरुआत में मैंने आपको बताया केशव प्रयाग में। अगला प्रश्न है सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है। तो सलधर नामक गर्म पानी का झरना, सलधर क्या है, एक गर्म पानी का झरना है, और ये किस जनपद में है, तो यह चमोली जनपद में आता है। अगला है नौठा कौथिक कहाँ लगता है। तो जो नौठा कौथिक है ये कहाँ पे लगता है, नौठा मेला भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि उत्तराखंड में मेलों को कौथिक भी कहा जाता है। ये लगता है आदि बद्री में। कहाँ पे लगता है, आदि बद्री में लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आदि बद्री को लेकर कि आदि बद्री का जो मंदिर है ये किस काल का है। तो यह जो मंदिर है इसका निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। ठीक है, तो आदि बद्री का निर्माण किस काल में हुआ, गुप्त काल में। अगला है किस उत्सव को चमोली में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हमने जिसकी बात करी नौठा कौतिक, या जिसको नौठा मेला या नौठा उत्सव भी इसको कहा जाता है, उसी उत्सव को चमोली में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो नौठा कौतिक का ही अन्य नाम है हिमालय उत्सव। ठीक है, आपको सीधा पूछा जाएगा हिमालय उत्सव कहाँ लगता है, तो याद रखना आदि बद्री धाम में लगता है। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। चलिए
अगला है 20वीं सदी की पहली नंदा राजात यात्रा कब हुई थी। तो 20वीं सदी की जो पहली नंदा राजात यात्रा हुई थी ये हुई थी वर्ष 1905 में। ठीक है, नंदा राजात यात्रा हर 12 वर्ष में आयोजित की जाती है और कांसुआ गांव जो चमोली में है वहां से शुरू होकर होमकुंड तक ये यात्रा जाती है। 19 से 20 दिन इस यात्रा में लगते हैं। कुल दूरी की अगर मैं बात करूं इस यात्रा की तो वह है 280 किलोमीटर। नंदा देवी का डोला किस ताल के निकट रखा जाता है। तो नंदा देवी का जो डोला है ये किस ताल के निकट रखा जाता है, ये रखा जाता है होमकुंड के निकट। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला है हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा है। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, होमकुंड और हेमकुंड में, ये दोनों चमोली के अंदर हैं। जो होमकुंड है वो नंदा देवी से रिलेटेड और वहीं पर उनका डोला रखा जाता है। हेमकुंड की अगर मैं बात करूं तो ये सिखों का भी एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां पे गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या करी थी। ठीक है, तो हेमकुंड जो ताल है यह 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना यहाँ पर सिख के रूप में यानी कि सिख एक पवित्र धाम के रूप में इसकी स्थापना 1930 में करी गई थी। उससे पहले ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ था और इसका पूर्व नाम भी आपको पूछा जाता है। हेमकुंड का पूर्व नाम क्या क्या है, तो दंड पुष्पकारिणी और लोकपाल तीर्थ, ये भी किसके अन्य नाम है, हेमकुंड के अन्य नाम है। अगला है निम्न में से कौन सा ताल नंदा देवी के निकट है। तो नंदा देवी के निकट आपको बताना है कौन सा ताल है, तो सही उत्तर है बेनी ताल। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। बेनी ताल कहाँ पर है, तो ये नंदा देवी जो को मंदिर है वहाँ पर चमोली के अंदर उसके निकट है। अगर मैं बात करूँ लिंग ताल की, तो लिंग ताल और अप्सरा ताल ये दोनों ताल फूलों की घाटी के मध्य में है। तो आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सा ताल फूलों की घाटी के बीच में है, तो एक है लिंग ताल और एक है अप्सरा ताल। ठीक है, ये सारे ताल चमोली जनपद में ही है। नरसिंह ताल ये भी चमोली में है, विरही ताल ये भी चमोली में है। इसके अलावा कुछ अन्य ताल हैं जो कि चमोली के अंदर है। कौन कौन से हैं, एक है काक भुषुंडी ताल, कहां पर है, चमोली में। एक है झल ताल, ठीक है, झल ताल ये कहां पर है, ये भी चमोली में है। और मणिभद्र ताल ये भी चमोली में है। जैसे हमने बात करी थी कि कुमाऊं के अंदर सबसे ज़्यादा ताल कहां पर आते हैं, नैनीताल में आते हैं, उसी प्रकार अगर पूछेगा गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक ताल कौन से जनपद में है, तो चमोली जनपद में है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस ताल को रहस्यमय ताल भी कहा जाता है। तो रहस्यमय ताल ये कहा जाता है हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है रूपकुंड को। ठीक है, रूपकुंड को कंकाली ताल भी कहते हैं, रहस्यमय ताल भी कहते हैं। और यह जो ताल है किस बुग्याल के नज़दीक है ये भी पूछा जा सकता है, तो बेदनी बुग्याल। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल जहाँ पे वेदों की रचना हुई। ठीक है, इसीलिए बेदनी बुग्याल। और इसी के नज़दीक है रूपकुंड जिसे कंकाली ताल या रहस्यमय ताल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रहस्यमय ताल, क्योंकि इसके अंदर से कंकाल मिलते हैं। और ये जो कंकाल हैं किससे संबंधित हैं, तो राजा यशधवल और रानी बल्पा, माना जाता है कि इनके और इनके सैनिकों के ये कंकाल हैं। ठीक है, राजा यशधवल और रानी बल्पा के। अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ से कंकालों की खोज कब की गई, तो वर्ष 1942 में यहाँ से कंकालों की खोज की गई थी। और इस ताल को रूपकुंड को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है ये स्वामी प्रणवानंद को जाता है। ठीक है, इन्होंने 1956-57 में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोध कार्य किया और इस ताल को प्रसिद्ध किया। तो प्रसिद्ध करने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद। और इसमें पहली बार कंकाल कब मिले, 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ स्थित है। तो राज्य का जो दूसरा विधानसभा भवन है एक तो देहरादून के अंदर है, ठीक है, और दूसरा विधानसभा भवन ये स्थित है भराड़ी सैंड में। ठीक है, गैरसैंण में है, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया जब पर्टिकुलर लोकेशन भी दी गई हो आप पर्टिकुलर पे ही जाएं। ठीक है, तो गैरसैंण के भराड़ी सैंड नामक जगह पर दूसरा विधानसभा भवन है। और यहाँ पर पहला जो विधानसभा सत्र चला था, ये जो नया विधानसभा भवन है ये चला था 17 से 18 नवंबर 2017 में। ठीक है, भवन के अंदर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 2017 में चला। गैरसैंण में पहली बार विधानसभा सत्र वो 2014 में चला था, लेकिन वो वहाँ के स्कूल कॉलेजेस में चला था, विधानसभा भवन में नहीं चला। भवन में चला 2017 में। अगला है निम्न में कौन सा कुंड चमोली में स्थित है। आपने बताना है इनमें से कौन सा कुंड है जो चमोली में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऋषिकुंड, नागकुंड और सप्तकुंड ये तीनों कुंड हमारे चमोली में हैं। इनके अलावा नंदी कुंड, बेदनी कुंड, हेमकुंड, होमकुंड अभी हमने ऊपर बात करी, गौरी कुंड, और ये सभी कहाँ हैं हमारे, ये चमोली में है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, नंदी कुंड ये भी हमारा चमोली में है, बेदनी कुंड ये भी चमोली में है, और गौरी कुंड ये भी चमोली जनपद में है। ये सारे जो हमारे कुंड हैं यह वो ये वाले हों कि जो मैंने
अभी नाम लिए, ये सारे हमारे ठंडे कुंड हैं। कुछ गर्म कुंड भी हैं चमोली में, जैसा एक है तप्त कुंड और एक है हमारा भाप कुंड, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन से केदार चमोली जनपद में स्थित हैं? तो 5 केदार हैं, जिनमें से 3 केदार आते हैं रुद्रप्रयाग में, 2 आते हैं चमोली में। आपको पूछ रहा है चमोली में कौन से वाले हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रनाथ, ठीक है। तो रुद्रनाथ जो हैं ये चमोली जनपद में है, इन्हें चतुर्थ केदार माना जाता है, और पंचम केदार जो है कल्पेश्वर, ये भी चमोली में आते हैं, ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय और तीसरे जो 3 केदार हैं शुरुआत के, वो रुद्रप्रयाग में हैं, और बाकी के अन्य 2 हमारे चमोली जनपद में हैं, ठीक है। अगला है, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है? तो रुद्रनाथ जो मंदिर है चौथा केदार है, और ये हमारा कहाँ पर है? चमोली में है। इनकी शीतकालीन पूजा कहाँ पर की जाती है? तो गोपेश्वर में इनकी शीतकालीन पूजा की जाती है। रुद्रनाथ से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पितृतीर्थ के रूप में कौन सा केदार प्रसिद्ध है? तो रुद्रनाथ है। यहाँ पे शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है, और ये मंदिर पितृतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्म कमल के लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऊखीमठ की अगर मैं बात करूँ, ये रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ पर केदारनाथ और मद्महेश्वरनाथ यानी कि जो प्रथम और द्वितीय केदार हैं उनकी शीतकालीन पूजा होती है। मक्खू मठ में तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, जो कि तीसरे केदार हैं। चौथे केदार हैं रुद्रनाथ, जिनकी पूजा गोपेश्वर में होती है, और पंचम केदार हैं कल्पेश्वर, जिनकी पूजा वर्ष भर वहीं पर होती है, क्योंकि वो मंदिर शीतकाल में बंद नहीं होता है। अगला है, भगवान शिव की जटा की पूजा किस स्थान पर होती है? तो भगवान शिव की जो जटा की पूजा है ये होती है कल्पेश्वर में, ठीक है। तो इस मंदिर को जटामूलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव की जटाओं की पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो कल्पेश्वर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वर्ष भर खुला होता है, इसकी शीतकालीन पूजा भी यहीं पर होती है। किस शैली में इस मंदिर को बनाया गया है? जो ये कल्पेश्वर है, इसे नागर शैली में बनाया गया है। एक और चीज़ जो कल्पेश्वर को अन्य जो 5 केदार है उनसे अलग करती है, वो ये है कि जो शुरुआत के हमारे 4 केदार हैं उनका जो व्यवस्था करती है वो करती है केदारनाथ मंदिर समिति, लेकिन ये जो पंचम केदार हैं कल्पेश्वर, इनकी व्यवस्था करती है बद्रीनाथ मंदिर समिति। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कल्पेश्वर ही एकमात्र ऐसा केदार है जहां पर स्थानीय लोग जो हैं वो पुजारी होते हैं, ठीक है। अगला है, जोशीमठ किस नदी के तट पर बसा है? तो जोशीमठ जो है यहाँ अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो वीडियो देखने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला है, ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो ब्यास गुफा की अगर मैं बात करूँ तो ये बद्रीनाथ के समीप स्थित है। और कौन कौन सी गुफा हैं यहाँ पर? तो स्कंद गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, ये सारी कहाँ हैं? चमोली में बद्रीनाथ के समीप ये स्थित हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? तो पंच प्रयाग ये भी हमारे चमोली में आते हैं, ठीक है। कुछ प्रयाग हमारा एक बाहर है, जैसे रुद्रप्रयाग वो बाहर आता है, ठीक है, और एक देव प्रयाग वो टिहरी में आता है। तो 3 प्रयाग हमारे कहाँ आते हैं? ये चमोली में आते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रयाग है जो पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। तो सही उत्तर है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग ये माणा में है, और यहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, लेकिन ये पंच प्रयागों में नहीं आता। पंच प्रयागों में कौन कौन आते हैं? एक आता है विष्णु प्रयाग, एक आता है हमारा नंद प्रयाग, ठीक है, एक आता है हमारा कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, और फिर अंत में आता है देव प्रयाग, ठीक है। अगला प्रश्न है, नारद मुनि ने किस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा करी थी? तो नारद मुनि ने विष्णु प्रयाग में विष्णु भगवान की पूजा करी थी, और विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा, जिसको धौली गंगा भी कहते हैं, उसका संगम होता है अलकनंदा से, ठीक है। अगला है, राज्य के किस शिखर को हॉर्स पीक कहा जाता है? तो हॉर्स पीक कहा जाता है चंगभंग शिखर को, और ये कहाँ पर है? ये भी चमोली जनपद में स्थित है। अगला है, रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर उत्सव कब घोषित किया गया? तो रम्माण उत्सव को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो यूनेस्को की सूची में उत्तराखंड से 3 चीज़ें हैं। एक है हमारा रम्माण उत्सव, जिसे 2009 में शामिल किया गया, एक है हमारी फूलों की घाटी, जिसे 2005 में शामिल किया गया, और एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या जैव आरक्षित क्षेत्र जो है उसको 1988 में शामिल किया गया।
अगला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। उत्तराखंड का अगर मैं बात करूं सबसे बड़े बुग्याल की, अभी मैंने आपको बताया बेदनी बुग्याल, ठीक है। और बेदनी बुग्याल किसके नज़दीक है, ऊपर हमने बात करी थी ना रूपकुंड के नज़दीक है, तो रूपकुंड के समीप स्थित है बेदनी बुग्याल। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि बेदनी बुग्याल के नज़दीक कौन सा ताल है, तो रूपकुंड ताल है, ठीक है। और यहीं पर माना जाता है कि वेदों की रचना हुई और यह बुग्याल अपनी मखमली घास के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं, जैसे कि बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल ये भी चमोली में है और यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन दिखाई देता है। अगर बात करें केला बुग्याल की, तो ये बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैला हुआ है। तो आपको पूछा जाता है बद्रीनाथ धाम के चारों ओर कौन सा बुग्याल है, वो है केला बुग्याल। अगर हम बात करें गुरसों बुग्याल की, तो ये औली जो है चमोली के अंदर औली उसके नज़दीक है। और जो हाथी पर्वत मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हाथी पर्वत चमोली में है, वो इसी बुग्याल के अंतर्गत आता है। अन्य कुछ अगर हम बुग्यालों की बात करें चमोली के, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं। जैसे एक है हमारा चित्रकांठा बुग्याल हो गया, कुंवारी बुग्याल, तितली बुग्याल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तितली बुग्याल कहाँ पर है, ये भी चमोली जनपद में है। जलीसेरा बुग्याल हो गया, नंदन कानन बुग्याल, और एक इंपॉर्टेंट है चौमासी बुग्याल। ये सारे बुग्याल जो हैं ये चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला है चमोली के डुंगरी गांव में स्थित गोरखा गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है, इसको किसे कर देना, ठीक है। तो डुंगरी गांव में स्थित है गोरखा गुफा और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय ये दिया जाता है ऑप्शन सी राकेश भट्ट को, ठीक है। तो गोरखा गुफा को प्रसिद्ध किसने किया, राकेश भट्ट ने। स्वामी प्रणवानंद ने किसको प्रसिद्ध किया था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया रूपकुंड को। और स्वामी डॉक्टर संपूर्णानंद का संबंध किससे है, कल की वीडियो में हमने बात करी थी, कर्ण आश्रम को दोबारा से स्थापित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें गोरखा गुफा, आपने देखा डुंगरी गांव में है, चमोली में है और यह गुफा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है चमोली के किस गांव से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। यानी कि चमोली के कौन से गांव से हमें ऐसे बर्तन मिले हैं जो कि पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है वहां के बर्तनों के समान है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मलारी गांव, ठीक है। मलारी गांव से हमें पाकिस्तान में जैसे बर्तन मिले हैं वैसे बर्तन मिले हैं। इसके अलावा यहां से हमें एक 5.2 किलो का सोने का मुकुट मिला है जो कि 2002 में मिला था, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखनी है। खिमनी गांव की बात करें तो ये भी चमोली के अंदर है और यहाँ से सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। डुंगरी गांव पे ऊपर हम पढ़ चुके हैं, गोरखा गुफा यहाँ से मिली है। अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो 972 के करीब इसका कुल क्षेत्रफल है। 972 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और यह चमोली में है, लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग में भी आता है। अगला है निम्न में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किया गया है। तो भूकंप मापी स्टेशन ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित है गरुड़ गंगा नामक जगह पर। कहाँ पे, चमोली के अंदर, ठीक है। अन्य 2 जिलों में किया गया है भूकंप मापी स्टेशन, कौन कौन से जिले हैं कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। अगला है देवसारी परियोजना किस नदी पर बनी है। तो देवसारी परियोजना ये चमोली में है और यह पिंडर नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। पिंडर नदी पर कौन सी परियोजना है, देवसारी परियोजना। और ये जो अटागाड़ है ये पिंडर की सहायक नदी है। तो प्रश्न बनता है जो अटागाड़ नदी है किसकी सहायक नदी है, ये पिंडर की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो पिंडर नदी की सहायक नदी मैंने आपको बताई आटागाड़ है और इन दोनों का संगम चमोली के सिमली नामक जगह पर होता है, ठीक है। और ये जो सुबेन नामक जगह है, यहाँ पे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, अगर आपको याद होगा कि जो आदि बद्री है जहाँ पे नौठा मेला लगता है, हिमालय उत्सव लगता है, इसी जगह पर है वो, ठीक है, सुबेन नामक जगह पर। चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहां पर है, चमोली के कांचुला खर्क में, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला है जलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो जलेश्वर महादेव मंदिर ये चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इसके अलावा कर्णप्रयाग में अगर मैं और मंदिरों की बात करूं तो उमा मंदिर कहाँ है, चमोली में, कर्णप्रयाग में है, ठीक है। काल भैरव मंदिर कहाँ है, ये भी कर्णप्रयाग में है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चंडिका मंदिर ये भी कहाँ है, ये भी कर्णप्रयाग में स्थित है।
शीतकाल में बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? तो शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की जो चतुर्मुखी मूर्ति है, ठीक है, मुख्य मूर्ति तो कहाँ जाती है? नरसिंह मंदिर में जाती है, जोशीमठ में। लेकिन जो चतुर्मुखी मूर्ति है ये कहाँ जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये योगदान बद्री में जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला है पौराणिक स्थल अथारी कहाँ स्थित है? तो सीधा क्वेश्चन आपको यही बन जाएगा, पौराणिक स्थल अथारी किस जनपद में है? ये चमोली में है। चमोली की कौन सी जगह पर है? तो यह ग्वालदम पे स्थित है और यही ग्वालदम सेब और चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना कहाँ पर करी थी? तो शंकराचार्य जी ने पूर्णागिरि पीठ जो है ये स्थापित किया था जोशीमठ में, और जोशीमठ ही उनकी तपस्थली भी है। तपस्या भी कहाँ पर करी थी उन्होंने? जोशीमठ में ही करी थी। अगला है प्रसिद्ध दंडधारा और नरसिंह धारा कहाँ स्थित है? तो दंडधारा और नरसिंह धारा ये स्थित है हमारा यहाँ पे, राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोशीमठ में है, ठीक है। तो दंडधारा नरसिंह धारा जोशीमठ में है। अगला है फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी कौन सी है? तो फूलों की घाटी चमोली में है और इसी की जैसी एक दूसरी घाटी है जिसका नाम है चिनाब घाटी, ये भी चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। तो चिनाब घाटी कहाँ पर है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये चमोली में है और इसकी तुलना किससे की जाती है? फूलों की घाटी से की जाती है। अगर मैं बात करूँ सोल घाटी की तो ये भी चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। और उर्गम घाटी की बात करूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा एक तो प्रश्न यही बनेगा, उर्गम घाटी कहाँ है? ये चमोली में है। यहाँ पर एक मंदिर है वंशी नारायण मंदिर, ठीक है। तो वंशी नारायण मंदिर कहाँ पर है? वो चमोली की उर्गम घाटी में है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर पूरे साल में केवल एक दिन खुलता है। किस अवसर पर खुलता है? तो केवल रक्षाबंधन के दिन ये मंदिर खुलता है, ठीक है। ये सारी घाटियाँ चमोली में है, सारी आपको याद रखनी है, ठीक है, खासतौर पर उर्गम घाटी। अगला है अंजनी माता मंदिर किस शिखर पर स्थित है? तो अंजनी माता मंदिर कहाँ पर है? ये औली में है, ठीक है। चमोली के औली जो जगह है वहाँ पर ये स्थित है। शिखर पूछा जा रहा है तो संजीवनी शिखर पर ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंजनी माता मंदिर। अगला है घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो घंटाकर्ण का मंदिर ये चमोली के माणा गांव में स्थित है, ठीक है। माणा जो कि चमोली का एक सीमांत गांव है, इसके चाइना के साथ लगा हुआ है, तिब्बत के साथ लगा हुआ है वहां पर, और यहीं पर स्थित है घंटाकर्ण का मंदिर। इसी गांव में माणा में ही बद्रीनाथ भगवान की जो माता है उनकी मूर्ति का मंदिर भी यहीं पर है, यानी कि बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? माणा गाँव में ही स्थित है, ठीक है। और एक जनजाति है, भोटिया जनजाति की ही कोई बोल सकते हैं कि कैटेगरी है उनकी, मारछिया जनजाति। तो मारछिया जनजाति का भी ग्रीष्मकालीन आवास स्थल कहाँ है? वो माणा में ही स्थित है। अगला है तिमुंडा मेला किस स्थान पर लगता है? तिमुंडा मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है आपने बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोशीमठ, ठीक है। तिमुंडा मेला चमोली के जोशीमठ में लगता है। इसके अलावा एक और मेला लगता है काश्तकार मेला। काश्तकार मेला ये चमोली के ग्वालदम में लगता है। जुगात उत्सव ये भी चमोली में मनाया जाता है। बसंत बुरांस मेला ये कहाँ लगता है? ये भी चमोली जनपद में लगता है, ठीक है। और एक मेला है जो कि नौटी क्षेत्र में लगता है, हरियाली पूड़ा मेला। कहाँ लगता है? ये चमोली के नौटी में लगता है। अगला है चमोली के प्रसिद्ध गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो जो गौचर मेला है इसकी शुरुआत आपको कई बार पूछी जा चुकी है पेपर में। यह शुरू किया गया 1943 में, बर्नेडी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है डोंगी पैंतोली वन आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो डोंगी पैंतोली वन आंदोलन ये चमोली में ही चलाया गया था। उद्देश्य आपको याद रखना है कि यह आंदोलन किससे संबंधित था, डोंगी पैंतोली आंदोलन। तो याद रखना, बांस वृक्षों की कटाई के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया उसी का नाम था डोंगी पैंतोली वन आंदोलन। अगला है चमोली का पूर्व नाम क्या है? तो चमोली का पूर्व नाम है ऑप्शन ए, लाल सांगा। आपको सीधा पूछेगा इनमें से किस जिले का पूर्व नाम लाल सांगा है? तो वो है चमोली। फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो फूलों की घाटी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया 2005 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। अब यहाँ पे डेट भी आपको याद रखनी है, तो 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगर बात करें फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी, तो फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज करी थी 1931 में। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1982 में। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है।
जो ये फूलों की घाटी है यह नर और गंधमादन पर्वत के बीच में है और इसके मध्य से पुष्पावती नदी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बहुत सारे नाम हैं। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है। मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है उसमें फूलों की घाटी को अलका के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, जबकि जो फूलों की घाटी है इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे बैकुंठ, भ्युंडार, ये सभी किसके नाम हैं? ये फूलों की घाटी के अन्य नाम है। फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसको कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर चमोली में स्थित है? अंतिम प्रश्न है आज का। चमोली में स्थित ग्लेशियर है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तिपराबमक ग्लेशियर चमोली में है, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है, भागीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली में है। इसके अलावा शंतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर हमारे चमोली जनपद में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चमोली से रिलेटेड 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमने पूरी डिटेल के साथ देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा रिवीजन आपका यहाँ पे अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।